एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो हम निकालते थे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो आप डायरेक्टली हम कई जगह यूज करेंगे, वो कैसे आ रही हैं वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप कहीं फंसे तो आप रिलेट कर पाए चीजें हो कैसे नहीं, ताकि आप किसी भी केस में फार्मूला डिराइव कर पाए खुद से। 10 सेकंड लगता है। वेरिएंस का तो मैक्सिमम जगह आपको फार्मूले रटवा दिया जाता है, ये आएगा तो ये स्क्वायर करके ऐसे कर देना, ये आएगा तो ये। जब दो रैंडम वेरिएबल आ जाएंगे तब भी वेरिएंस का फार्मूला रटना और टफ हो जाता है ना। तो वो सब मैं एकदम डायरेक्टली डिराइव करके ये ऐसा क्यों आ रहा है एकदम रिलेट करके आपको बता दूंगा। बेसिक जो आपने सीख लिया, वेरिएंस का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल और वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल क्या है, उसका मतलब आप समझ गए हो। तो अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, उसी को हमें बार बार यूज करना है एंड उसके बेसिस पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की प्रॉपर्टी बता देनी है, वेरिएंस ऑफ एक्स डिफरेंट जो वेरिएंस हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के निकालते हैं उनकी प्रॉपर्टीज बता देनी है। अभी दो रैंडम वेरिएबल या मल्टी रैंडम वेरिएबल वाले एक्सपेक्टेड वैल्यू और रैंडम वेरिएबल की वेरिएंस की प्रॉपर्टी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी आप पढ़े नहीं हो क्या ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स और थ्री रैंडम वेरिएबल, मोर देन वन रैंडम वेरिएबल, जहां पे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो जब हम ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी पढ़ लेंगे तो मोर देन वन रैंडम वेरिएबल एक साथ हैं तो उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला कैसे जनरेट होगा, तो उनके वेरिएंस का फार्मूला कैसे जनरेट होगा, उसकी बात हम तब करेंगे जब ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी पढ़ लेंगे। तो यहाँ अभी सिंगल रैंडम वेरिएबल के टर्म में मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ठीक है ना, ताकि चीजें रिलेटेड रहें। प्रॉपर्टीज ऑफ, इस लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ताकि आप यूज टू हो जाओ, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मीन एंड रैंडम वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो सबसे पहले मीन पढ़ते हैं, क्योंकि मीन के बेसिस पे ही प्रॉपर्टी है किसकी, आपकी किस चीज की, वेरिएंस की, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है ना। अब देखो पहली चीज पढ़ते हैं मीन की प्रॉपर्टी, है ना। तो हमें पता है एक रैंडम वेरिएबल हम एक्स ले लेते हैं, एक रैंडम वेरिएबल एक्स है जिसका हमें क्या पता है, एक्सपेक्टेड मीन पता है, म्यू इज इक्वल टू क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एंड दैट इज नथिंग बट एक्स एफ एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसका हमें वेरिएंस पता है, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स दैट इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का क्या, स्क्वायर, एंड इट इज नथिंग बट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी स्मॉल एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। यही तो होता था। अब ये प्रॉपर्टीज तो आपको आई गई हैं समझ में, कैसे हम लिखते थे, क्या लिखते थे, सिंपल है ना। तो आपको जो चीजें पढ़ चुके हैं उसका डायरेक्टली यूज। अब नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्या, एक रैंडम वेरिएबल एक्स है जिसका मुझे मीन पता है, ये है जिसको मैं म्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिसका वेरिएंस पता है सिग्मा स्क्वायर रैंडम वेरिएबल एक्स का। अब इसी एक्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे, उनकी मुझे बतानी है क्या, वेरिएंस और मीन, जिसका फार्मूला आपने रटा होगा। मैं यहां डिराइव करके आपको दिखा देता हूं। डिराइव मतलब सिंपल डेरिवेशन है, ठीक है ना। तो अब मुझे चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए इंटू एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए इंटू एक्स क्या होगा। ए कहां, यहां पे ए क्या है, एक रियल कांस्टेंट है, ए कुड बी निगेटिव, ए कुड बी पॉजिटिव, रियल कांस्टेंट है ए, है ना, ठीक है। क्या होगा, अब ध्यान से देखना क्या होगा भाई। अगर मैं कहूं तो y इज इक्वल टू ए इंटू यक्स, यक्स एक रैंडम वेरिएबल था, उसमें a से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे एक और रैंडम वेरिएबल मिल गया y, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू a इंटू यक्स। मैं कह सकता हूं एक तरह से मैपिंग है, यक्स को मैप करके थ्रू ए कांस्टेंट a मैंने एक और रैंडम वेरिएबल बना लिया, एक तरह से y, कैपिटल Y मैंने बना लिया। अगर आप कहोगे तो जब x स्मॉल x वैल्यू लेगा तो y कौन सी वैल्यू लेगा, a इंटू स्मॉल x। जैसे x अगर 1 वैल्यू लेगा जहां पे, वहां पे y कौन सी वैल्यू लेगा, a इंटू 1, a वैल्यू लेगा। जहां पे x 2 वैल्यू लेगा वहां पे ये y कितना लेगा, 2 इंटू a वैल्यू लेगा। a की वैल्यू अगर 2 है
तो आप 2 से मल्टीप्लाई हर जगह करते जाओगे। x अगर 1 वैल्यू लेगा तो y 2 into 1 लेगा, x अगर 2 वैल्यू लेगा तो y 2 into 2 लेगा, x अगर 3 वैल्यू लेगा तो y 3 into 3 लेगा, x अगर 0.2 वैल्यू लेगा तो y 2 into 0.2 वैल्यू लेगा। तो एक तरह से एक दूसरा रैंडम वेरिएबल आपको मिल गया है ना। जहां x स्मॉल x वैल्यू लेगा वहां y a into स्मॉल x वैल्यू लेगा, बस, है ना, सिंपली। ठीक है, तो अब देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है। अभी हमने कहा x की स्मॉल x वैल्यू अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, fx x into dx होती है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। x रैंडम वेरिएबल अगर स्मॉल x वैल्यू अज्यूम करे तो उसकी प्रोबेबिलिटी a है। तो आप देखो a into x जो रैंडम वेरिएबल y है वो a into x वैल्यू अज्यूम करेगा विद दिस प्रोबेबिलिटी, है कि नहीं, बताओ समझ से। जैसे ही x स्मॉल x वैल्यू अज्यूम करेगा इस प्रोबेबिलिटी के साथ, वैसे ही y a into x वैल्यू अज्यूम कर लेगा विद सेम प्रोबेबिलिटी, क्योंकि x ने अगर x अज्यूम किया जिस प्रोबेबिलिटी के साथ, तभी तो y a into x वैल्यू अज्यूम करेगा। जब x स्मॉल x वैल्यू अज्यूम करेगा तभी y a into x वैल्यू अज्यूम कर सकता है। तो x की जो स्मॉल x वैल्यू अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी है वही y की a into x वैल्यू अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे x ने स्मॉल x अज्यूम किया y ने वैसे a into x अज्यूम कर लिया। तो अगर इसने x अज्यूम किया इस प्रोबेबिलिटी के साथ तो y ने इस, है ना। तो अब देखो मुझे इसी y की एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y बतानी है, तो मुझे कैसे लिखना होता है, राइट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक पूरा सारे वैल्यूज के साथ समेशन करना होता है। सारे वैल्यूज पे किसका, जो ये वैल्यू अज्यूम कर रहा है, क्या वैल्यू अज्यूम कर रहा है, a into x, a into स्मॉल x वैल्यू अज्यूम कर रहा है विद प्रोबेबिलिटी क्या, fx into x dx। तो जो ये वैल्यू अज्यूम कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो और जितने सैंपल वैल्यूज हैं राइट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सब पे एक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, सारे सैंपल वैल्यूज पे ये करते जाओ, प्रोडक्ट निकालते जाओ और सबको ऐड करते जाओ। आपको क्या मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a into x मिल जाएगा। तो अब आप देखो ध्यान से, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल सी बात है। तो जितने सैंपल है राइट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कंटीन्यूअस है तो समेशन विल ब्रेक इनटू इंटीग्रेशन, है ना, वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक रियल कांस्टेंट हो तो बाहर आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x f x dx बचा। और ये क्या है बेटा, यहां से देख लो ना, ये क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है कि नहीं, a into x, तो a इंटू म्यू हो गया। तो अगर मैं किसी रैंडम वेरिएबल में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं और उसकी मुझसे एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी जाए तो इट इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय दैट रियल कांस्टेंट a, है ना, सिंपल, कुछ नहीं करना। a इंटू कैपिटल X की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, स्मॉल a इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, सिंपल, एज सिंपल एट दैट, क्योंकि इंटीग्रेशन से वो कांस्टेंट बाहर आ गया। तो सिंपली ये फार्मूला हो गया, आपको समझ में आ गया पहली चीज, ठीक है। अब अगर इसी का वेरिएंस पूछ लेता, मैं उसी को साथ में लेके चलते हैं क्योंकि साथ में डेरिवेशन होता जाएगा, है ना। अब अगर इसी का वेरिएंस मुझसे पूछ लेता, वेरिएंस बता दो ax का कितना होगा, a into x का। तो वेरिएंस हम निकालने का क्या तरीका होता है बेटा, अब आपके लिए क्या हो गया, अगर आप ध्यान से देखो, जब आपको वेरिएंस निकालना होता था किसका, कैपिटल X का, तो आप क्या कहते थे, x की जो एवरेज वैल्यू है उससे बाकी सैंपल वैल्यूज कितने दूर दूर हैं उनका डिफरेंस निकालते थे, है ना। तो x की जो क्या है, आप क्या करते थे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्या स्मॉल x माइनस, इसमें से क्या घटाते थे, x अगर स्मॉल x वैल्यू ले रहा है तो स्मॉल x में से क्या घटाते थे, मीन वैल्यू म्यू, किसकी मीन लेते थे आप, एक्सपेक्टेड वैल्यू, इस रैंडम वेरिएबल जो यहां वेरिएंस ऑफ इसके अंदर है, और आप क्या कर देते थे, fx x dx, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, यही तो करते थे। अब यहां देखो रैंडम वेरिएबल क्या हो चुका है, एक तरह से आप ध्यान से देखो तो आपके यहां रैंडम वेरिएबल y हो चुका है, ax को मैं क्या मान रहा हूं, एक सिंगल रैंडम वेरिएबल y। तो अब इस अगर रैंडम वेरिएबल की मुझे प्रोबेबिलिटी लिखनी हो तो y स्मॉल y वैल्यू ले माइनस आपका क्या म्यू y का होल स्क्वायर, और यहां प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यही तो आएगा। क्या होता है, वेरिएंस जो चीज यहां पे अंदर है ना, वो जो वैल्यू अज्यूम कर रहा है, जैसे रैंडम वेरिएबल x स्मॉल x वैल्यू अज्यूम कर रहा है, माइनस इस रैंडम वेरिएबल की क्या मीन वैल्यू,
उस डिफरेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान से देखो, अगर x वैल्यू ले रहा है विद दिस प्रोबेबिलिटी, तो ax क्या वैल्यू ले रहा है, स्मॉल ax विद दिस प्रोबेबिलिटी। अब देखो इस ax का मीन कितना आया, मीन वैल्यू ऑफ ax इज नथिंग बट, मीन वैल्यू ऑफ ax इज नथिंग बट a इंटू म्यू है, वेयर म्यू इज द मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। इसकी मीन वैल्यू क्या है, इतनी है। तो जब वेरिएंस जिस रैंडम वेरिएबल का निकालते हैं तो आपको करना क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जब इस कैपिटल X स्मॉल x वैल्यू लेगा तो a इंटू कैपिटल X कौन सी वैल्यू ले लेगा, स्मॉल ax, माइनस जैसे यहां पे रैंडम वेरिएबल x जब स्मॉल x वैल्यू ले रहा है वो वैल्यू, माइनस मीन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल जो वेरिएंस के अंदर है, माइनस इस ax जो रैंडम वेरिएबल है इसका मीन कितना है, a इंटू x एक और रैंडम वेरिएबल है उसका मीन है a इंटू म्यू, तो a इंटू म्यू मीन घटा देते हैं, फिर ये जो डिफरेंस आया इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी, और इसको जितने सारे ऐसे सैंपल हैं राइट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, उन सब का मीन से डिफरेंस लेते जाओ, स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड कर दो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, आपको क्या मिल जाएगा, वेरिएंस मिल जाएगा कि नहीं। वेरिएंस क्या कैसे लिखते हो, जो ये रैंडम वेरिएबल है y, वो वैल्यू ले रहा है स्मॉल y, वो स्मॉल y कौन सी वैल्यू ले रहा है, ये देखो ये रैंडम वेरिएबल y इज इक्वल टू ax है, जब x लेता है स्मॉल x वैल्यू विद दिस प्रोबेबिलिटी तो y लेता है a इंटू x, इसी को मैं कह सकता हूं स्मॉल y, तो y लेता है स्मॉल y वैल्यू विद दिस प्रोबेबिलिटी, कहता है कि नहीं। तो अब अगर इस मुझे रैंडम वेरिएबल y का वेरिएंस लिखना होता तो मैं कैसे लिखता, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, y ले रहा है कौन सी वैल्यू, स्मॉल y, माइनस इसका जो मीन है इस रैंडम वेरिएबल i का, यही तो है a म्यू, यही तो म्यू y हो गया, म्यू y का स्क्वायर इनटू इस वैल्यू को अज्यूम करने की, जो ये y वैल्यू है इसको अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, fx x dx है, तो मैं ये लिख देता ना, यही तो होता है जब वेरिएंस आप लिखते हो। कैसे लिखते हो, वेरिएंस ऑफ x कैसे आपने लिखा, वेरिएंस ऑफ x कैसे लिखा, स्मॉल x, अगर रैंडम वेरिएबल x स्मॉल x वैल्यू अज्यूम कर रहा है तो x में से म्यू घटाओ, मीन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल घटाओ, उसका स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई कर दो x वैल्यू अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी से, x वैल्यू अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी क्या, इतना, फिर इसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर दो। तो यही चीज मैंने कहा, y अज्यूम कर रहा है स्मॉल y वैल्यू विद दिस प्रोबेबिलिटी, क्या इस प्रोबेबिलिटी के साथ, y स्मॉल y वैल्यू अज्यूम कर रहा है इस प्रोबेबिलिटी के साथ, y में से हमने इसका मीन घटाया म्यू y, उसका स्क्वायर कर दिया मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी जो y अज्यूम करने की थी ये थी उसी की प्रोबेबिलिटी, और इंटीग्रेट कर दिया। फिर y की वैल्यू आपने क्या रख दी, y क्या है ax के बराबर, x में ब्रेक कर दो ax, माइनस म्यू y क्या है ay के बराबर ax माइनस a म्यू का स्क्वायर इंटू fx। अब इसमें से ध्यान से देखो a कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी a स्क्वायर x माइनस म्यू का होल स्क्वायर fx x dx आ जाएगा, इज इक्वल टू a स्क्वायर कांस्टेंट है तो बाहर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x माइनस म्यू का स्क्वायर fx x dx, और ये क्या लिखा हुआ बेटा, वेरिएंस ऑफ x लिखा हुआ है कि नहीं, वेरिएंस ऑफ x, तो ये a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ क्या है x है कि नहीं, सिंपली। तो a इंटू एक्स का मीन कितना हो गया, a इंटू मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, और a इंटू एक्स का वेरिएंस कितना हो गया, a स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x, a स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x, a स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x, है ना। यहां पे a को मैंने रियल कांस्टेंट लिया था, रियल कांस्टेंट लेने का रीजन क्या है, क्योंकि हम रैंडम वेरिएबल के केस में, हम रैंडम वेरिएबल के केस में जो मैपिंग करते हैं तो उसको रियल एक्सिस पे ही कहते हैं। तो अगर x एक रैंडम वेरिएबल है तो ये कोई रियल नंबर अज्यूम कर रहा होगा, रियल वैल्यूज कोई अज्यूम करता है। अब अगर एक कांस्टेंट अगर नॉन रियल कांस्टेंट ले लिए तो y कैसी वैल्यू अज्यूम करने लगेगा, नॉन रियल वैल्यू, जो कि रैंडम वेरिएबल के लिए हम नहीं करते हैं। हम रैंडम वेरिएबल की मैपिंग करते हैं तो हम उसको कौन सी वैल्यू असाइन करते हैं, हमेशा रियल वैल्यूज असाइन करते हैं। इसीलिए यहाँ पे a रियल कांस्टेंट है, ताकि x रियल है, a रियल इंटू x रियल क्या आएगा, y भी रियल नंबर ही आएगा। तो रैंडम वेरिएबल कैसी वैल्यू असाइन होती है उसको, हमेशा रियल, इसीलिए a को मैंने रियल कांस्टेंट कहा है, ठीक है ना। तो a स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x, सिंपली, है ना। यहाँ पे a को मैं
नॉन रियल कांस्टेंट इसीलिए नहीं लिया हूं, है ना, क्योंकि रैंडम वेरिएबल हमेशा रियल वैल्यूज अज्यूम करता है। अगर x एक रैंडम वेरिएबल है, रियल वैल्यू अज्यूम कर रहा है, लेकिन a कांस्टेंट को नॉन रियल कर दोगे तो a इंटू एक्स तो कैसी वैल्यू अज्यूम करने लगेगा, नॉन रियल। इसीलिए तो आप समझ गए a इंटू एक्स का मीन क्या है, a इंटू मीन ऑफ एक्स, सिंपल a बाहर आ गया, मीन ऑफ एक्स। और वेरिएंस क्या है, ए स्क्वायर, क्योंकि वेरिएंस में स्क्वायर होता है, उस तरह से याद रख सकते हो। तो ए जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर हो गया एंड वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया, सिंपली, है ना। लेकिन ये कैसे आया ये आप यहां से देख सकते हो। इसी तरह से मैं प्रूफ करूंगा जब दो रैंडम वेरिएबल आएंगे जो इसमें कोवेरिएंस और बाकी चीजें आ जाती हैं, इसी इंटीग्रेशन से प्रूफ हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि अलग तरीके से कुछ प्रूफ होगा, है ना। तो कैसे आ रहा है ये दिमाग में आपके रहना चाहिए, रट्टा मारने की बहुत जरूरत नहीं। अगर आप बेसिक्स बहुत अच्छा है ना तो आप हर चीज रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरे पे आते हैं। ax का हमने वेरिएंस भी निकाल लिया, ax का हमने मीन भी निकाल लिया, ठीक है, सिंपल सी बात है, निकाल लिया हमने। अभी हम बाकी चीजें भी निकाल देते हैं, ठीक है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको बस इंटीग्रेशन रिलेट करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। अरे यार ये मिटा दिया वेरिएंस वाला फार्मूला, एक बार लिख देते हैं ऊपर ही गलती से। यहाँ पे वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज नथिंग बट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। जब x कोई सैंपल वैल्यू x एज्यूम करता है, उसका आपका मीन से डिफरेंस, उस मीन के डिफरेंस का क्या स्क्वायर, और x एज्यूम करने की जो प्रोबेबिलिटी है fx dx, मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दो, वेटेड एवरेज निकल आएगा, तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा, है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, उससे आपको वेरिएंस ऑफ x मिल जाता है, ठीक है ना। करते कैसे हैं, x अगर कोई सैंपल वैल्यू स्मॉल x ले रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इतनी, तो x माइनस उस सैंपल वैल्यू का म्यू से डिफरेंस लो, उसका स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई कर दो उसकी प्रोबेबिलिटी का, और फिर ऐसे जितने सैंपल हैं सारे सैंपल के साथ यही करो, उसका डिफरेंस म्यू से स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय उसकी प्रोबेबिलिटी, और समेशन करते जाओ या इंटीग्रेशन कर दो ऐसे सारी वैल्यूज का, तो आपको वेटेड आपका क्या आ जाएगा, वेरिएंस, एक तरह से वेटेड चीज आ जाएगी, है ना, कि किसी का डिफरेंस ज्यादा होगा, किसी का डिफरेंस कम होगा, तो ओवरऑल ऑन एवरेज वेरिएशन कितना है, अबाउट द मीन ऑफ द सैंपल वैल्यूज दैट x assumes, है ना, यही वेरिएंस होता है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट आ गया इसी में, क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax प्लस b। कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्या होगा। अब यहां फिर से वही चीज देखते हैं, आप सिंपली करते जाओ। अब मैं आपको सिखा चुका हूं, x जब स्मॉल x वैल्यू एज्यूम करता है तो उसके एज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इतना, है ना। अब जब x स्मॉल x वैल्यू एज्यूम करेगा तो ax प्लस b, जहां a और b रियल कांस्टेंट है, लिख लेना, a इंटू स्मॉल x प्लस b वैल्यू एज्यूम करेगा विद सेम प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जैसे x स्मॉल x वैल्यू एज्यूम करेगा ax प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इंटू स्मॉल x प्लस b, तो जो x की x एज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी है वही ax प्लस b की स्मॉल x प्लस b वैल्यू एज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी है ना। तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, जब ये ओवरऑल एक रैंडम वेरिएबल y मान लो, है ना, या अगर इसको ध्यान से देखना चाहते हो तो ये एक रैंडम वेरिएबल y है और वो स्मॉल y वैल्यू एज्यूम कर रहा है विद प्रोबेबिलिटी क्या, दिस, है ना, ये कह सकते हो। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे लिखते हैं, अगर आपका जो रैंडम वेरिएबल है ये अंदर कैपिटल Y, वो वैल्यू एज्यूम कर रहा है y, तो जो वैल्यू एज्यूम कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय उसकी प्रोबेबिलिटी, है ना, और ऐसे जितने सैंपल वैल्यू वो एज्यूम कर रहा है और उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन, उन सबका एडिशन कर दो या समेशन कर दो, समेशन ब्रेक्स इनटू इंटीग्रेशन इन केस ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा एक तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू या वेटेड एवरेज वैल्यू। और स्मॉल y है क्या बेटा, बता दो यहां से, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ax प्लस b है, यही तो है fx x dx, है ना। अब यहां ध्यान से देखो, दोनों को दो भाग में ब्रेक कर दो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, a बाहर ले लो, स्मॉल x fx dx, ये देखो कैपिटल है, ध्यान रखना, प्लस b तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के, x का फंक्शन है नहीं, fx x dx, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, a x fx dx माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये है क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, तो a इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो था ax का, प्लस b माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fx dx,
पीडीएफ करके अंदर टोटल एरिया राइट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कितना होता है 1 होता है, b इंटू 1 पिछले लेक्चर में प्रूव किया था। तो ये क्या आ गया a इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस बी। सिंपली ax का क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू था a इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, ax प्लस b का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो गया a इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस b एज इट इज रह गया, कोई चेंज ही नहीं हुआ। a इंटू x का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या था a इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, तो ax प्लस b का क्या आया a इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस b एज इट इज रह गया, प्लस b का प्लस b, कोई चेंज नहीं है ना। तो a इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस b एज इट इज रहेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। जहां रैंडम वेरिएबल कैपिटल x है वहां एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आ जाएगा, बाकी कांस्टेंट जहां मल्टीप्लाई है जहां एडिशन है वैसे के वैसे रहेंगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इतना बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये देखो कैसे आ रहा है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, मैं रब करने जा रहा हूं। ठीक है, मैं रब करने जा रहा हूं, ठीक है, जल्दी से। ठीक है, ये मैं रब कर देता हूं, है ना, आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ताकि मैं अब अगला फॉर्मूला लिखूंगा वेरिएंस वाला। ठीक है, Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. यहाँ पे वो चीज रहने देते हैं। तो इसका कितना आ गया बेटा, ये आ गया a एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस बी या a इंटू म्यू प्लस बी, और इसको अगर मैं मान रहा हूं पूरे को रैंडम वेरिएबल कैपिटल y, तो ये क्या आ गया म्यू y, मैं कह सकता हूं कि नहीं, इसका मीन। इस रैंडम वेरिएबल जो ax प्लस बी एक नया रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि जहां x स्मॉल x वैल्यू लेगा वहां ये ax प्लस बी वैल्यू लेगा, जहां x x1 वैल्यू लेगा ये ax1 प्लस बी वैल्यू लेगा विद सेम प्रोबेबिलिटी, है ना। वो x वैल्यू ले रहा है जिस प्रोबेबिलिटी के साथ, ये ax प्लस बी वैल्यू उसी टाइम लेगा विद सेम प्रोबेबिलिटी, है ना। तो अलग अलग वैल्यूज ले रहे हैं कि नहीं ये, है ना। तो दोनों डिफरेंट रैंडम वेरिएबल है ना। जब x स्मॉल x वैल्यू ले रहा है तो ax प्लस बी a इंटू स्मॉल x प्लस बी वैल्यू ले रहा है, x लेने की प्रोबेबिलिटी जो है वही ax प्लस बी वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी, तो ये अलग रैंडम वेरिएबल है, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा। ये मान लो ये 1 वैल्यू लेने की इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो इसकी 1 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी हो सकता है कुछ और आए, है ना। ये 1 वैल्यू लिया तो उस समय ये कितना लेगा a इंटू 1 प्लस बी, ये a प्लस बी वैल्यू लेगा विद सेम प्रोबेबिलिटी, है ना। जब ये 2 वैल्यू लेगा तो ये 2a प्लस बी वैल्यू लेगा विद सेम प्रोबेबिलिटी, है ना। तो सेम वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी दोनों की अलग अलग हो सकती है ना, और अलग अलग वैल्यूज लेने की प्रोबेबिलिटी में भी सेम हो सकती है। जैसे यहाँ 1 लेने की जो प्रोबेबिलिटी थी वही a प्लस बी वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन अगर किसी x की वैल्यू के लिए यहाँ ax प्लस बी 1 भी होगा, किसी और x वैल्यू के लिए लेट्स से x इक्वल टू -2 पे x प्लस बी हो सकता है 1 हो, तो जो यहाँ -2 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी होगी वो यहाँ पे 1 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी होगी, जो यहाँ 1 लेने की प्रोबेबिलिटी होगी वो यहाँ किसी और वैल्यू की लेने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो दोनों के डिस्ट्रीब्यूशंस अलग अलग है ना। तो दोनों एक अलग अलग रैंडम वेरिएबल है ना, दोनों अलग अलग रैंडम वेरिएबल है। और उसी के केस में आप, हाँ लेकिन ये रैंडम वेरिएबल y मिल कैसे रहा है, बाय द मैपिंग ऑफ द रैंडम वेरिएबल कैपिटल x। इसी कैपिटल x रैंडम वेरिएबल को मैप करके आप रैंडम वेरिएबल y पा रहे हो। और आगे ये मैपिंग हम सीखेंगे, ये लीनियर मैपिंग है, आगे हम नॉन लीनियर मैपिंग भी सीखेंगे। और एक रैंडम वेरिएबल को मैप करके दूसरा रैंडम वेरिएबल जनरेट करना, उसके पीडीएफ सीडीएफ के बारे में बात करना, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। तो ये काइंड ऑफ मैपिंग है। तो हम जब मैप करके एक्स रैंडम वेरिएबल को y जनरेट किए तो आपको मीन वैल्यू म्यू y मिल गई, एक अलग रैंडम वेरिएबल मिला, उसके एक अलग मीन मिल गया, तो उसका वेरिएंस भी निकाल लेते हैं। तो वेरिएंस ऑफ ax प्लस बी क्या होगा, ax प्लस बी को हमने क्या मान रखा है रैंडम वेरिएबल y। तो वेरिएंस निकालने का तरीका क्या होता है, कुछ नहीं होता है, -∞ टू इन्फिनिटी जो रैंडम वेरिएबल y है वो अगर स्मॉल y वैल्यू अज्यूम कर रहा है जिस प्रोबेबिलिटी के साथ, तो जो वो स्मॉल y वैल्यू अज्यूम किया, है ना, माइनस उस सैंपल वैल्यू की प्रोबेबिलिटी हमें पता है ये है, उस सैंपल वैल्यू का डिफरेंस विद द मीन, उस सैंपल वैल्यू का डिफरेंस y रैंडम वेरिएबल का मीन लोगे ना, क्योंकि y ने अज्यूम किया स्मॉल y सैंपल वैल्यू विद दिस प्रोबेबिलिटी, तो उसका डिफरेंस विद मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल y म्यू y, उस डिफरेंस का क्या स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाइड बाय जो y सैंपल वैल्यू अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी थी मल्टीप्लाई कर दो, फिर ऐसे जितने सैंपल्स हैं उनका डिफरेंस लेते जाओ मीन वैल्यू से स्क्वायर करके,
और डिफरेंस लेके स्क्वायर करो और उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ, और यहाँ एडिशन इंटीग्रेशन में या समेशन इंटीग्रेशन में ब्रेक हो जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो मुझे वेरिएंस मिल जाएगा इस रैंडम वेरिएबल का, जिसको वेटेड एवरेज ही, जब भी आप वेरिएंस, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू आप निकाल लो ना, जब भी आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हो तो आप क्या निकालते हो, वेटेड एवरेज। आप सारे जो सैंपल वैल्यूज हैं उनका मीन से डिफरेंस निकाल रहे हो, उसका स्क्वायर कर रहे हो और उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो। प्रोबेबिलिटी से जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये जो डिफरेंस के स्क्वायर हैं उनका आप क्या ले रहे हो, वेटेड एवरेज ले रहे हो। यही वेटेड एवरेज ऑन एन एवरेज एक वैल्यू का मीन के अबाउट वेरिएशन कितना है, डिफरेंस कितना है, वो आप निकाल रहे हो। एक वैल्यू का, एक सैंपल वैल्यू का ऑन एन एवरेज मीन वैल्यू के अबाउट वेरिएशन कितना है, उसी को आप क्या कहते हो, वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, है ना। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो, बहुत काम आएगा। y है क्या, ax प्लस बी है, मैं रख देता हूं वैल्यू ax प्लस बी, माइनस म्यू y क्या है, a म्यू प्लस बी है, इसको भी ये मझला ब्रैकेट लगा देते हैं, fx dx इज इक्वल टू, अब देखो यहां ध्यान से ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, अभी आ जाएगा ax प्लस बी माइनस ए म्यू माइनस बी, बी बी कैंसिल हो गया, बचा क्या, ax, इसका स्क्वायर भी होगा ना, इसका स्क्वायर, y की वैल्यू रख दी माइनस म्यू y की वैल्यू रख दी स्क्वायर, तो ax प्लस बी माइनस ए म्यू माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, बचा ax माइनस ए म्यू का होल स्क्वायर, fx dx। ये a, यहां से a स्क्वायर कॉमन और a स्क्वायर कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, बचा क्या, x माइनस म्यू, यहां से a कॉमन और बाहर आएगा तो स्क्वायर की वजह से a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहां बचेगा x माइनस म्यू का होल स्क्वायर fx dx, ये बचेगा। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू x माइनस म्यू का स्क्वायर fx dx, ये क्या है, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x है कि नहीं, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x। तो ax प्लस b का केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू तो क्या आई, a इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस b भी रह गया, लेकिन वेरिएंस ऑफ ax प्लस b कितना आया, a स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x, जहां रैंडम वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट था उसका स्क्वायर हो गया, इंटू वेरिएंस ऑफ x, जो कांस्टेंट था उसके करस्पॉन्डिंग कैसा टर्म आया, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का वेरिएंस या वेरिएशन जीरो होता है, इसीलिए उसके करस्पॉन्डिंग कैसा टर्म आया, जीरो। तो a स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x आ गया कि नहीं, देखो ध्यान से। तो जो बेसिक फॉर्मूला अगर उसको आप समझते हो ना तो कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर लोगे, मैंने लिखना सिखा दिया है। अब बताओ कोई फॉर्मूला आपके पहुंच से दूर है, ये आपको रटवा देते हैं लोग, कैसे आया कैसे नहीं आया कहीं नहीं बताया जाता ना, आपको बुक में भी बहुत सारे लिखा नहीं हुआ मिलेगा, प्रॉपर्टीज बस एक साथ लिखा देते हैं, ये आपके सोचने के लिए छोड़ देते हैं, इतना कॉमन सेंस वो भी मानते हैं कि आपके पास होगा भाईजान, ठीक है। तो ये देखो इतना डेरिवेशन मैंने कर दिया, इसको मैं रब कर रहा हूं, आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट फार्मूला यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, मैं दो वाले रैंडम वेरिएबल में भी फार्मूला ऐसे डायरेक्टली डिराइव कर दूंगा, 2 लाइन का इंटीग्रेशन ही तो है, उसको अरेंज करना है। तो इसका क्या आया, a स्क्वायर जो रैंडम वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट था उसका स्क्वायर, वेरिएंस के केस में स्क्वायर होता है वेरिएंस ऑफ x, और जो कांस्टेंट टर्म था अकेले उसके करस्पॉन्डिंग वेरिएंस क्या आ गया, जीरो, एक तरह से, ठीक है ना। ये आपने प्रूफ कर दिया। अब थर्ड प्रॉपर्टी आती है जो इंपॉर्टेंट, इसके बाद लेक्चर क्लोज करेंगे। तो ये मैपिंग कैसे हो रही, आप यहां से मैपिंग की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करने लगे, और ये मैपिंग बहुत काम आने वाली है जब आगे, और आपको बहुत लोग केवल लीनियर मैपिंग पढ़ा देते होंगे, ax प्लस बी, मैं नॉन लीनियर मैपिंग पढ़ाऊंगा यूनिट स्टेप के फॉर्म में, हो सकता है ट्राइंगल भी लूं, ट्राइंगल के फॉर्म में मैपिंग अगर कर दें तो कैसे सोचोगे, वो है बहुत सिंपल। मैपिंग एक बार सीख जाओगे तो लगेगा कितना इजी होता है यार, और जब नहीं सीखते हो तो लगता है कितना टफ है ना। तो ये सारी चीजें सिखा दी जाएंगी। अब आता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट, b इज अ रियल कांस्टेंट, क्या होगा बताओ सोच के ध्यान से। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट b ले लिया मैंने, a भी ले सकते हैं या कोई भी किसी भी नाम से ले लो, c वैल्यू से ले लो, क्या होगा बेटा बताओ जल्दी से एकदम, ठीक है, अच्छे से बताओ। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कैसे क्या चीज आई, तो आप अगर अंडरस्टैंड करते हो तो सोचो कितना वेरिएंस, एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी इंफॉर्मेशन देते हैं, कितनी चीजें रिलेट कर देते हैं, वो सब चीजें आपको सीखना चाहिए, आपको आना चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी इज व्हाट, क्या आएगा बताओ,
बी एक कांस्टेंट है। आप एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते थे? जो रैंडम वेरिएबल जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आता था, क्या कैसे निकालते थे? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैसे निकालते थे? जो रैंडम वेरिएबल एक्स है, जो वो डिफरेंट वैल्यूज अज्यूम कर रहा है, वो वैल्यूज और उनकी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, और ऐसे सारे वैल्यूज और उनकी प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन बार बार ऐड करते जाओ, सारे सैंपल वैल्यूज का ऐसे तरह से करके ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाता था? एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब यहां एक तरह से अगर मैं इसको रैंडम वेरिएबल मान भी लूं तो वो केवल एक ही वैल्यू अज्यूम करता है, कांस्टेंट वैल्यू बी। कैसा वैल्यू अज्यूम कर रहा है? वो केवल एक कांस्टेंट वैल्यू बी अज्यूम कर रहा है। तो अगर वो एक ही वैल्यू अज्यूम कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी दैट, अगर मैं इसको रैंडम वेरिएबल मान लूं तो प्रोबेबिलिटी दैट इट अज्यूम्स वैल्यू b इज इक्वल टू क्या होगा? 1 ही तो होगा। अगर कोई रैंडम वेरिएबल एक ही वैल्यू अज्यूम कर रहा है तभी तो वो कांस्टेंट है b। तो एक ही वैल्यू अज्यूम कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सैंपल स्पेस में केवल एक एलिमेंट है तो उसी की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी तो क्या होती है? 1 होती है। जब वो एक ही वैल्यू अज्यूम कर रहा तो उसी की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। दो वैल्यूज होती तो किसी की 1/3 होता, किसी का 2/3, किसी का 1/2 या किसी का 1/2, दोनों की प्रोबेबिलिटी का समेशन 1 होता। लेकिन यहाँ जब एक ही वैल्यू है तो उसी की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 है। तो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते कैसे हो? जो वैल्यू उसने अज्यूम किया मल्टीप्लाइड बाय उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इस जितनी जो वैल्यूज अज्यूम कर रहा है उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड करो। यहां उसने एक ही वैल्यू अज्यूम किया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, बाकी वैल्यूज अज्यूम ही नहीं किया तो उनकी प्रोबेबिलिटी 0 है, तो उनका प्रोडक्ट तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। उनका समेशन में कोई योगदान नहीं होगा, तो समेशन में एक ही टर्म आएगा b × 1, और ये क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। तो एक कांस्टेंट की आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? वही हो जाती है, सेम वैल्यू, है ना। तो वैसे भी देखो, आप कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका वेटेड एवरेज निकालो या एवरेज निकालो, हमेशा सेम ही आएगा। वेटेड एवरेज में क्या होता था? वेटेड एवरेज में आप भाई जो वैल्यू ज्यादा बार आ रही हैं उनका आप ज्यादा वेट लेते थे, वो ज्यादा बार ऐड होती थी। जो कम प्रोबेबिलिटी के साथ आती थी उनका वेटेज आप कम लेते थे, क्योंकि उनको कम टाइम से ऐड करते थे, तो वेटेड एवरेज हो जाता था। नॉर्मल एवरेज में सबका वेट आप सबको एक एक बार लेते हो, सबको इक्वल टाइम्स लेते हो, है ना, तो वो नॉर्मल एवरेज होता है, ठीक है। वेटेज एवरेज होता है जब यहाँ एक ही वैल्यू वो अज्यूम कर रहा है ना, तो एक ही वैल्यू अज्यूम कर रहा है तो सब कुछ क्या है, चाहे उसका वेटेज एवरेज निकालो चाहे नॉर्मल एवरेज निकालो, सब कुछ सेम आएगा और यही वैल्यू आएगी। अगर कोई चीज एक ही वैल्यू पे कांस्टेंट है तो उसका वेटेज एवरेज निकाल लो या नॉर्मल एवरेज निकाल लो, सब कुछ एवरेज सेम ही आएगा। जब दो चीजें होती तो उनका कुछ एवरेज अलग आ सकता है। जब सब कुछ एक ही चीज है तो उसका कितनी बार भी b + b + b, अगर n टाइम्स b करके डिवाइड बाई n करोगे, n × b/n क्या आएगा? b ही आएगा, है ना। तो जितनी बार है वो हर बार b ही इमिट कर रहा है, तो अगर n टाइम्स आपने ले लिया तो हर बार उसने b इमिट किया। नॉर्मल एवरेज निकालोगे तो b को n टाइम्स ऐड किया डिवाइडेड बाई टोटल n नंबर्स हैं तो nb/n b ही आ गया। अगर आप वेटेज एवरेज लोगे तो हर बार b अज्यूम कर रहा है वो वैल्यू विद प्रोबेबिलिटी 1, तो b × 1 + b × 1 + b × 1 n बार करोगे, टोटल n वैल्यूज हैं तो n × b फिर भी आएगा डिवाइडेड बाई n, कितना आ जाएगा? b ही आएगा। तो हमेशा एक कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू या वेटेज एवरेज वैल्यू वही होगी जो कांस्टेंट इटसेल्फ होगा। नॉर्मल एवरेज निकालते तो भी यही आता। अब अगला आता है इसी पे कि वेरिएंस ऑफ b क्या होगा। फिर वेरिएंस ऑफ b मैंने साथ इसीलिए कराया क्योंकि वेरिएंस निकालने में आपका क्या जुड़ा हुआ है? मीन वैल्यू जुड़ी हुई, क्योंकि मीन से आप डिफरेंस लेते हो सैंपल की, उसका स्क्वायर करते हो, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐसी सारी वैल्यूज को ऐड कर देते हो, वेटेज एवरेज निकाल लेते हो और उसी को वेरिएंस कहते हो, है ना। जो डिफरेंस का स्क्वायर है उसका वेटेज एवरेज निकाल लेते हो, वही होता है आपका वेरिएंस। तो उसी का अब वेरिएंस ऑफ b क्या होगा? इसीलिए मीन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मीन से डिफरेंस निकाल लो, मीन से डिस्टेंस निकालते हो कि मीन से कितना ज्यादा है सैंपल वैल्यू, मीन से कम, तो इसीलिए हम मीन के साथ ही वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं करेस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल का, क्योंकि उसका जो योगदान है। वेरिएंस ऑफ b कितना होगा? आप कैसे निकालते हो वेरिएंस किसी नंबर का? कैसे निकालते थे? अगर ये रैंडम वेरिएबल x होता तो वो जो वैल्यू अज्यूम कर रहा है वो वैल्यू, तो ये कौन सा? ये रैंडम वेरिएबल ऐसा है जो एक ही वैल्यू अज्यूम करता है b विद प्रोबेबिलिटी 1, तो जो वो वैल्यू अज्यूम कर रहा है उसका डिफरेंस विद मीन, मीन कितना है इसका रैंडम वेरिएबल, अगर इसको रैंडम वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं, है तो ये कांस्टेंट, है ना। तो ये रैंडम वेरिएबल ऐसा है जो एक ही वैल्यू अज्यूम करता है b, तो वो जो सैंपल वैल्यू अज्यूम किया वो उसका डिफरेंस विद मीन, इस रैंडम वेरिएबल का मीन, अगर इसको रैंडम वेरिएबल मान लें तो इसका मीन कितना है? b ही है, उसके साथ उसका डिफरेंस, उस डिफरेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी
रैंडम वेरिएबल जो ये सैंपल वैल्यू ले रहा है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उससे मल्टीप्लाई करो। प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 है। ऐसे सारे वैल्यूज को जोड़ दो, लेकिन वो एक ही, ऐसे जितने सारे सैंपल हैं उनका डिफरेंस मीन से, उसका स्क्वायर और उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हुए जोड़ दो, आपको आ जाएगा वेरिएंस ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल, है ना। यही तो करते हैं, लेकिन एक ही वैल्यू है जो 1 प्रोबेबिलिटी के साथ आ रहा है, बाकी सारी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। तो उनका समेशन इस प्रोडक्ट का क्या आएगा? जो बाकी वैल्यूज हैं उनका ये प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? 0, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि एक ही वैल्यू है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, बाकी सारी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी फिर 0 ही होनी है, ताकि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो, है ना। तो बाकी सैंपल वैल्यूज के केस में ये प्रोडक्ट टर्म 0 आएगा, तो उनका समेशन में कोई योगदान नहीं आएगा। और ये प्रोडक्ट टर्म ही 0 है, b माइनस बी 0, 0 का स्क्वायर 0 इंटू 1 क्या आ गया? 0। तो किसी कांस्टेंट का वेरिएंस क्या होता है? 0। वेरिएंस क्या बताता था? मीन वैल्यू के अबाउट बाकी सैंपल वैल्यूज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनकी डिस्टेंस अगर ज्यादा है, बहुत मीन वैल्यू से वो दूर दूर हैं, तो उनका डिफरेंस ज्यादा है, तो वेरिएशन ज्यादा है, वेरिएंस ज्यादा है। मीन के अगर वो पास पास हैं तो उनका डिफरेंस कम आएगा, ओवरऑल वेरिएंस हमारा कम आएगा। लेकिन यहां क्या है? वैल्यू कांस्टेंट है, तो मीन तो जो कांस्टेंट वैल्यू वही आ गई। सारे सैंपल बी पे ही हैं। अगर कोई चीज कांस्टेंट है, क्या मतलब? सारे सैंपल वैल्यूज बी पे ही हैं, तो एवरेज भी बी आ गया। और जब सारे सैंपल्स बी पे ही हैं तो मीन वैल्यू बी से उनका डिफरेंस कितना है? 0। मतलब कोई वेरिएशन ही नहीं है मीन वैल्यू के अबाउट। एक ही सिंगल वैल्यू अज्यूम कर रहा है आपका रैंडम वेरिएबल, और जब एक ही वैल्यू वो अज्यूम कर रहा है तो बाकी वैल्यू जब है ही नहीं, और उस वैल्यू का अपनी मीन वैल्यू से ही डिफरेंस कितना है? 0। अगर कोई एक ही वैल्यू अज्यूम कर रहा है तो मीन वही हो गया, और उस वैल्यू का उस मीन से डिफरेंस कितना हुआ? 0। तो वेरिएंस तो कुछ है ही नहीं। अगर बहुत और सारी वैल्यूज होती मीन से दूर दूर, तो उनका क्या होता? डिफरेंस कुछ होता उस मीन वैल्यू से, और उनका स्क्वायर कुछ आता, फिर हम समेशन करते तो कुछ एवरेज वैल्यू आती। लेकिन यहां एक ही वैल्यू वो अज्यूम कर रहा है, हमेशा एक ही सैंपल वैल्यू बी अज्यूम कर रहा है, तो मीन बी है, और सारे सैंपल वैल्यू जब बी के बराबर है तो उनका मीन से डिफरेंस कितना है? 0। हर वैल्यू का डिफरेंस मीन से कितना है? 0, क्योंकि हर सैंपल वैल्यू बी के बराबर ही है। वो जब भी इमिट करता है बी ही इमिट करता है विद प्रोबेबिलिटी 1, तो हर सैंपल वैल्यू की डिफरेंस क्या है आपके किससे? मीन से 0 ही है, और सारी वैल्यूज क्या है? मीन के बराबर ही हम कह सकते हैं। जब भी वो इमिट कर रहा है कौन सी वैल्यू? बी, तो मीन के बराबर ही वैल्यू इमिट कर रहा है। तो मीन, जब हर सैंपल वैल्यू मीन के बराबर है तो उसका मीन से डिफरेंस कितना है? 0। जब हर सैंपल वैल्यूज का डिफरेंस 0 है और 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा, फिर उसका एवरेज आउट भी करोगे तो 0 ही आएगा। तो वेरिएंस ऑफ द सैंपल वैल्यूज अबाउट मीन इज 0, क्योंकि हर वैल्यू मीन के बराबर है। एक सिंगल वैल्यू ही रैंडम वेरिएबल अज्यूम कर रहा है बी, तो जब वो एक सिंगल वैल्यू अज्यूम करेगा तो बाकी वैल्यू जब है ही नहीं, तो उनका वेरिएशन कहां से होगा? मीन के अबाउट, तो वेरिएंस क्या होगा? 0 होगा। इसीलिए वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। मतलब आप जब फिक्स कर दिए एक ही चीज है तो वहां तो वेरिएशन है ही नहीं ना। बाकी वैल्यू, जब एक ही वैल्यू वो हमेशा अज्यूम कर रहा है तो मीन भी वही है और वेरिएंस फिर 0 होगा, क्योंकि जब एक ही वैल्यू है और वही मीन भी है तो मीन से उसका डिफरेंस तो हमेशा 0 आएगा। जब वो अलग अलग वैल्यूज अज्यूम करता तो उसका एक मीन होता, बाकी सारी वैल्यूज का मीन से कुछ डिफरेंस होता, फिर हम इसको एवरेज आउट करते तो एक वेरिएंस निकालता। तो वेरिएंस ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। इसीलिए देखो ax प्लस बी का जब वेरिएंस निकाले तो a इंटू एक्स का वेरिएंस जो यहाँ कोफिशिएंट था उसका स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x, और यहाँ जो प्लस b कांस्टेंट था इसका एक तरह से वेरिएंस 0 था, इसीलिए यहाँ पे b के करस्पॉन्डिंग कोई टर्म नहीं आया। इसलिए तो इसका भी लॉजिक आप समझिए कैसे निकाल रहे हैं। इसको अगर कोई कह दे प्रूफ करो भाई क्या है, लॉजिकली उसका मतलब क्या है, तो आपको समझ में आना चाहिए ये मतलब है। ठीक है, तो ये सिंगल रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो प्रॉपर्टीज थी कैसे मैप करके आ रही ये सीखना इस लेक्चर का पर्पस था। आगे सारी वैल्यूज आप इजीली निकाल सकते हो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं कुछ बस 2-3 प्रॉपर्टीज और लिख देता हूं। लिखने का तरीका क्या होता है, अब इसको सिंप्लीफाई मैं करते जा रहा हूं, ठीक है ना। लिखने का तरीका क्या होता है, बस उसके बाद इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। अगले लेक्चर में डिस्कशन शुरू करेंगे विद द वेरी ब्यूटीफुल डिस्कशन ऑफ गॉसियन रैंडम वेरिएबल। बहुत ही बेहतरीन है ना, मजा आ जाएगा उसमें। मुझे खुद बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीजें उसमें बताने को, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको आ रही होगी तो लगेगा कितना ब्यूटीफुल है ये चीजें, है ना। और मुझे भी बताने में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो अब जैसे
आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स की पावर n आ जाए, क्या करना है? सिंपली माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, रैंडम वेरिएबल x की पावर n है, तो जब रैंडम वेरिएबल x स्मॉल x वैल्यू अज्यूम करेगा तो x की पावर n कौन सी वैल्यू अज्यूम करेगा? x की पावर n। रैंडम वेरिएबल x जैसे ही स्मॉल x वैल्यू अज्यूम किया, x रैंडम वेरिएबल x की पावर n, ये भी एक अनदर रैंडम वेरिएबल है, ये भी मैपिंग है ना, ये नॉन लीनियर मैपिंग हो गई। अगर n की पावर 1 के अलावा कुछ है तो n की वैल्यू 1 के अलावा कुछ है तो नॉन लीनियर मैपिंग होगी। तो x अज्यूम करेगा स्मॉल x की पावर, x अज्यूम करेगा स्मॉल x वैल्यू किस प्रोबेबिलिटी के साथ? fx इंटू एक्स dx प्रोबेबिलिटी के साथ। तो x की पावर n, रैंडम वेरिएबल x की पावर n अज्यूम करेगा स्मॉल x की पावर n वैल्यू विद दिस प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जैसे कैपिटल X ने अज्यूम किया स्मॉल x वैल्यू विद दिस प्रोबेबिलिटी, x की पावर n ने अज्यूम कर लिया स्मॉल x की पावर n वैल्यू विद दिस प्रोबेबिलिटी। तो जो वैल्यू अज्यूम करता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू किसी रैंडम वेरिएबल की निकालनी हो, ये एक अंदर x की पावर n रैंडम वेरिएबल ही है, तो वो जो वैल्यू अज्यूम कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लिकेशन करो, जो वैल्यू अज्यूम कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लिकेशन, और ये जितने सारे सैंपल हैं राइट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, उन सब पे इस प्रोडक्ट को ऐड करते जाओ, आपको आ जाएगा। उसने ये वैल्यू अज्यूम करी, x की पावर n ने ये वैल्यू अज्यूम करी विद दिस प्रोबेबिलिटी, ऐसे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक वो डिफरेंट ऐसे इसी के टर्म में वैल्यूज अज्यूम करेगा और ये उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, इन सब सारे सैंपल वैल्यूज पे ये समेशन कर दो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की पावर n। यही लिखने का तरीका होता है ना। तो सिंपली जो रैंडम वेरिएबल है उसको आप कौन सी वैल्यू दे रहे हो, किस प्रोबेबिलिटी के साथ, उससे मल्टीप्लाई करते हो। तो x की पावर n, स्मॉल x की पावर n वैल्यू अज्यूम किया विद दिस प्रोबेबिलिटी, तो जो वैल्यू अज्यूम किया मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। अब ये जो प्रोडक्ट आया, ऐसे प्रोडक्ट निकालो राइट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जितने सारे सैंपल हैं सारे सैंपल के ऊपर ये प्रोडक्ट निकालो और उसको क्या करते जाओ, समेशन करते जाओ, और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में वो इंटीग्रेशन हो गया तो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी मिल जाएगी। इसीलिए ये फार्मूला आप रटे होगे कि नहीं? इसी तरह से सिंपल, क्योंकि व्हेन रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू स्मॉल x, दिस प्रोबेबिलिटी दिस, देन x की पावर n, इसको y मान लेते हो तो वो लेगा स्मॉल x की पावर n वैल्यू, इसको हम मान लेते हैं स्मॉल y वैल्यू विद प्रोबेबिलिटी fx x dx। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y कैसे लिखोगे? स्मॉल y इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी, और राइट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी जितने ऐसे सैंपल हैं उनका वैल्यू और उनकी प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन, इसको ऐड करते जाओ, आ जाएगा। तो y की जगह आप x की पावर n रख दो, प्रोबेबिलिटी तो यही है, ये आ जाएगा कि नहीं फार्मूला। तो ये सिंपल हमारे लिखने का हम तरीका बिल्ड करते जा रहे हैं। अगर मुझे आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax की पावर n प्लस b, जैसे ax प्लस b आपने किया था, तो इसमें भी कुछ नहीं होगा, ये सिंपली a एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की पावर n प्लस b हो जाएगा। सिंपली यहां ध्यान से देखो, a यहां पे अब x नहीं रहा है, x स्क्वायर भी हो सकता है, x की क्यूब हो सकता है, x की पावर -2 कुछ भी हो, a x की पावर n प्लस b अगर है तो आप ध्यान से देखो ax n प्लस b का क्या होगा? a इंटू जो x की पावर n है इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू प्लस b कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा। इसको भी आप प्रूफ करके देख सकते हो, बस x की जगह x की पावर n आ गया। तो जब इंटीग्रेशन में देखोगे तो क्या होगा? a जब रैंडम वेरिएबल x स्मॉल x वैल्यू लेगा तो ax की पावर n प्लस b जो रैंडम वेरिएबल है पूरा ये, वो कौन सी वैल्यू लेगा? ax की पावर n प्लस b वैल्यू लेगा। और किस प्रोबेबिलिटी के साथ वो वैल्यू लेगा? जो रैंडम वेरिएबल x की स्मॉल x वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी होगी वही प्रोबेबिलिटी होगी ax की पावर n प्लस b रैंडम वेरिएबल की ax की पावर n प्लस b वैल्यू लेने की। तो ये वैल्यू लिया विद दिस प्रोबेबिलिटी, और इस प्रोडक्ट को आप ऐड करते जाओ सारे सैंपल वैल्यूज पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आपका आ जाएगा। इसको जब ब्रेक करोगे तो ax की पावर n fx x dx, a यहां से बाहर, x की पावर n fx x dx हो गया आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की पावर n, प्लस b fx x dx माइनस इन्फिनिटी, b बाहर आ गया, माइनस इन्फिनिटी fx x dx 1 हो गया। आया यही कि नहीं फार्मूला? सिंपली, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए बेटा, सारी चीजें आपको समझ में ऐसे आनी चाहिए, है ना। तो ये जस्ट दिमाग में बैठाओ कि इंटीग्रेशन के फॉर्म में होता है, इंटीग्रेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्लस और माइनस पे, वो सारी चीजें, क्योंकि इंटीग्रेशन कैसा चीज होती है? लीनियर चीज होती है, वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इजीली। ax प्लस b
है ना, तो ax पे एक बार आ जाएगा, एक बार b पे आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। इस तरह से चीजें आप डायरेक्ट लिख सकते हो, nth ऑर्डर मोमेंट कुछ भी आपको, जैसे मैं कहूं एक्सपेक्टेड वैल्यू आप बता दो x माइनस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा, जैसे मुझे ये पूछ दिया जाए, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, देखो ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जब आपका रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स वैल्यू लेगा तो x माइनस बी का होल स्क्वायर भी एक रैंडम वेरिएबल है दूसरा, है ना, y इज इक्वल टू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, एक y रैंडम वेरिएबल, तो जब इस कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स वैल्यू लेगा विद प्रोबेबिलिटी एफ एक्स एक्स इंटू डी एक्स, तो x माइनस बी का होल स्क्वायर कौन सी वैल्यू लेगा, x माइनस बी का स्क्वायर, जैसे x ने स्मॉल x वैल्यू लिया, x माइनस बी के स्क्वायर ने स्मॉल x माइनस बी स्क्वायर वैल्यू लिया विद सेम प्रोबेबिलिटी एफ एक्स एक्स डी एक्स, जो कैपिटल x की स्मॉल x वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी थी वही x माइनस बी के स्क्वायर की स्मॉल x माइनस बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेट करते जाओ माइनस सारे सैंपल वैल्यू पे, अब इसको ब्रेक करते जाओ, इसको अगर ब्रेक करोगे तो एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स डी एक्स पहला आएगा, उसको मैं लिख सकता हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स डी एक्स, क्योंकि एक्स की पावर n अगर है एक्स की पावर n एफ एक्स एक्स डी एक्स है तो क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू एफ एक्स की पावर n, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आया स्मॉल एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स डी एक्स, तो प्रोबेबिलिटी आ गया, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स एक्स डी एक्स क्या हो गया 1 हो गया, टोटल एरिया अंडर पीडीएफ कर्व इज 1, तो बी स्क्वायर माइनस 2x इंटू बी एफ एक्स एक्स डी एक्स, उसमें से 2b तो क्या आ जाएगा बाहर, माइनस 2b तो बाहर आ गया, ठीक है, माइनस 2b तो क्या आ गया बाहर आ गया, बचा क्या x इंटू एफ एक्स एक्स डी एक्स, वो क्या हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हो गया कि नहीं, बताओ ध्यान से, माइनस 2b इंटू एक्स, ठीक है ना, सिंपली। तो अगर आप ध्यान से देखो मुझे, तो इसको मैं देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस बी का जो होल स्क्वायर है मैं उसको कहां ब्रेक कर सकता हूं, तो इसीलिए सारी प्रॉपर्टीज रटने की जरूरत नहीं है, इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b कैपिटल एक्स कह सकता हूं। तो सिंपली क्या किया, जब भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऐसे निकालनी हो, सिंपल क्या होता गया, अगर आप ध्यान से देखो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर पे एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, ये देखो ध्यान से तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर यहां गया, फिर प्लस ये एक्सपेक्टेड वैल्यू सीधे लीनियरली क्या होती जा रही है डिस्ट्रीब्यूट होती जा रही है, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, और कांस्टेंट का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है सेम कांस्टेंट ही होता है, अभी बताया था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इज नथिंग बट सेम, है ना, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस 2b एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2bx, है ना, माइनस ये एक्सपेक्टेड वैल्यू इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो क्या आया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ माइनस 2bx, और अभी आपने पढ़ा था अगर किसी कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई कर दें किसी रैंडम वेरिएबल x को, और उसका अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछूं तो कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो माइनस 2b यहां कांस्टेंट है, माइनस 2b बाहर आ गया, आपको क्या लिखा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ माइनस 2bx, तो ये क्या आया माइनस 2b कांस्टेंट है बाहर आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, अभी आपने पढ़ा था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a कांस्टेंट इनटू रैंडम वेरिएबल x इज नथिंग बट a बाहर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, तो आपका एक तरह से जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये एक लीनियर ऑपरेटेड है, ये लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है प्लस माइनस पे, है ना, अगर यहां समेशन के टर्म में या डिफरेंस के टर्म में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैन बी डिस्ट्रीब्यूटिव, इट होल्ड्स द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये प्लस और माइनस पे क्या हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, प्लस और माइनस पे क्या हो सकता है इजीली डिस्ट्रीब्यूट, इसको देखो हमने क्या लिखा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ माइनस 2bx, और फिर इस पे प्रॉपर्टी लगा दो, यही आंसर आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है एक इंटीग्रेशन है, इट इज नथिंग बट एन इंटीग्रेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या है एक इंटीग्रेशन फार्मूला है, और इंटीग्रेशन इज अ लीनियर ऑपरेटर, वो अगर बहुत सारी चीजें समेशन या डिफरेंस के फॉर्म में लिखी हैं तो वो हर किसी पे लीनियरली क्या हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वही चीज मैंने यहाँ पे करी है बेटा, समझ में आ रही है कि बात नहीं, इसको भी नोट डाल के पॉइंट लिख लो, है ना, इसको भी नोट डाल के पॉइंट लिख लो, इस पे प्रॉपर्टी लगाओगे तो यही चीज आ जाएगी, है ना, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, और आप अगर चीजों को अच्छे से समझे हो तो डायरेक्टली चीजों को आप कर सकते हो। तो जैसे जब दो रैंडम वेरिएबल करेंगे ना
तो एक्सपेक्टेड वैल्यू लेट से आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये लीनियरली एक्सपेक्टेड वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, प्लस और माइनस पे ये इजीली लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको मैं हालांकि प्रूव भी करूंगा ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ दो रैंडम वेरिएबल एक ही अंदर आ गए। यहाँ देखो एक ही टाइप का रैंडम वेरिएबल है, कांस्टेंट है या तो रैंडम वेरिएबल x है, यहाँ पे दो तरह के रैंडम वेरिएबल आ गए, तब भी ये लॉ होल्ड करता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू एक लीनियर ऑपरेटर की तरह प्लस और माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इट इज नथिंग बट प्लस, मैं ये हमेशा लिख सकता हूं। और इसको मैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी जब पढ़ा दूंगा तो इसको प्रूव भी करूंगा इंटीग्रेशन फार्मूले से। अल्टीमेटली ये भी एक इंटीग्रेशन ही है, और उस इंटीग्रेशन फार्मूले से मैं इसको आपको प्रूव भी करूंगा। मैं रटवाऊंगा कुछ नहीं, कुछ सब कुछ डिराइव कर सकते हो बेटा, ध्यान से देखो चीजों, सब कुछ डिराइव कर सकते हो, कुछ ऐसा है ही नहीं जो डिराइव नहीं कर सकते। इसको मैंने आपको बता दिया करके, ठीक है ना। तो लिखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू या ई ऑपरेटर, कैपिटल ई ऑपरेटर, एक्सपेक्टेड वैल्यू या कैपिटल ई ऑपरेटर, ई ऑपरेटर इसको कह दो, इज अ लीनियर ऑपरेटर। जैसे एक, क्योंकि इंटीग्रेटर इज अ लीनियर सिस्टम हम कहते हैं। अब सिग्नल सिस्टम में जाओगे तो हमेशा मतलब कभी कभी वो नॉन लीनियरिटी पे भी चला जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि अंदर इंटीग्रेशन क्या लिखा हुआ है, उसको हमने देखा था। कभी टाइम वेरिएंट भी हो जाता था, कभी नॉन लीनियर भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि अंदर इनपुट और आउटपुट में इंटीग्रेशन के अंदर जो चीजें लिखी गई हैं वो इनपुट और आउटपुट को कैसे रिलेट कर रही हैं। जैसे अगर y ऑफ t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू t log ऑफ xt का इंटीग्रेशन मैं करूं, तो इंटीग्रेटर तो हमेशा लीनियर ऑपरेटर है, लेकिन log फंक्शन आपका क्या आ गया, एक नॉन लीनियर ऑपरेटर आ गया xt के ऊपर, ये नॉन लीनियर सिस्टम है। तो अगर केवल लीनियर ऑपरेटर, हमेशा इंटीग्रेटर इज ऑलवेज अ लीनियर ऑपरेटर, हमेशा ध्यान रखो, इंटीग्रेटर इज ऑलवेज अ लीनियर ऑपरेटर। ये नॉन लीनियर सिस्टम इसलिए हुआ था क्योंकि यहां एक नॉन लीनियर ऑपरेटर लॉग फंक्शन भी आ गया था, नॉन लीनियर फंक्शन आ गया था या लॉग ऑपरेटर आ गया था। तो इंटीग्रेटर इज ऑलवेज अ लीनियर ऑपरेटर, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ई जो आप निकाल रहे हो किसी भी रैंडम वेरिएबल की, किसी भी अंदर यहां चाहे कुछ भी हो, जब भी आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हो तो आप इंटीग्रेशन ही कर रहे हो, अल्टीमेटली किसी चीज का इंटीग्रेशन ही कर रहे हो। यहां अलग अलग वैल्यूज होंगी तो इंटीग्रेशन के अंदर की चीज अलग हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन करना। और इंटीग्रेशन इज अ लीनियर ऑपरेटर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट expected value is always a linear operator. So the expected value or E operator is always a linear operator, and just like integrator प्लस और माइनस पे इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, है ना, प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस पे आप इजीली डिस्ट्रीब्यूट करते हो कि ना इंटीग्रेटर को। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, तो पहले एक्स स्क्वायर पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया इंटीग्रेटर, फिर बी स्क्वायर पे, फिर माइनस 2x बी पे, तो वही चीज मैं बता रहा हूँ ना। ई ऑपरेटर इज अ लीनियर ऑपरेटर, ब्रैकेट में लिख लो, जस्ट लाइक इंटीग्रेटर ऑपरेटर या इंटीग्रेशन, जस्ट लाइक इंटीग्रेशन। एंड it holds the distributive law over plus and minus, है ना, over plus and minus, it holds the distributive law over plus and minus, मतलब प्लस और माइनस के फॉर्म में, प्लस और माइनस से कई रैंडम वेरिएबल जुड़े हों तो प्लस माइनस पे लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पहले इस पे प्लस माइनस इस पे, ठीक है ना, सिंपली। तो ये जस्ट लाइक जो इंटीग्रेटर ऑपरेटर, इंटीग्रेटर की तरह सोचो, जब इंटीग्रेशन में कई चीजें प्लस माइनस समेशन और डिफरेंस के फॉर्म में लिखी होती हैं तो हर इंडिविजुअल पे साइन मेंटेन करते हुए इंटीग्रेटर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू भी एक लीनियर ऑपरेटर है, इंटीग्रेशन ऑपरेटर है, तो वो प्लस माइनस के फॉर्म में बहुत सारे रैंडम वेरिएबल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई के अंदर रखे हों तो वो ई ऑपरेटर सब पे प्लस और माइनस साइन मेंटेन करते हुए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। समझ में आ गई होगी बात। इसी तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। देखो ध्यान से, चीजें कितनी ब्यूटीफुल हैं ये आपको समझ में आएंगी। हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर निकालते थे ना, वेरिएंस जिसको कहते हैं, है ना, वेरिएंस ऑफ x कहते थे, ठीक है। इसके बाद लेक्चर को क्लोज कर देंगे। तो ये क्या होता था, कुछ नहीं, इसको मैं अगर इसको ओपन कर दूं तो x स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर
-2 म्यू इंटू एक्स। तो ये फिर से ये लीनियर ऑपरेटर है, तो प्लस माइनस पे इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2 म्यू एक्स। अब देखो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, तो चलो एक्स स्क्वायर है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स डी एक्स माइनस इनफिनिटी स्मॉल एक्स का स्क्वायर, यही तो होगा। प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू क्या है? मीन किसी रैंडम वेरिएबल का क्या? ये तो कोई कांस्टेंट होता है, रियल कांस्टेंट, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज दैट कांस्टेंट, तो ये म्यू स्क्वायर आ गया, ठीक है। माइनस ये क्या लिखा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय रैंडम वेरिएबल, तो कांस्टेंट क्या जाता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a इंटू एक्स क्या होता था? a बाहर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, तो 2 म्यू बाहर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या? x, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या हो गया? म्यू, तो ये 2 म्यू स्क्वायर, ये म्यू स्क्वायर, तो बचा क्या? माइनस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर क्या बचा? माइनस म्यू स्क्वायर, तो यहां से बचा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, और इसी को आप लिखते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का क्या? स्क्वायर, ठीक है। यहीं से फॉर्मूला आ जाता है। तो इट इज अ लीनियर ऑपरेटर दैट हैज टू बी प्रूवन। जब मैं दो रैंडम वेरिएबल लेके आऊंगा तो वहां मैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी से इस चीज को फिर से प्रूफ करूंगा। ये लीनियर ऑपरेटर हमेशा होगा। और आप बैठा लो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते वक्त आप इंटीग्रेशन का यूज करते हो, और इंटीग्रेटर इज अ लीनियर ऑपरेटर एंड इट होल्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर प्लस एंड माइनस। दिस प्लस एंड माइनस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। प्लस और माइनस के फॉर्म में बहुत सारी चीजें समेशन और डिफरेंस में हो तो वो हर इंडिविजुअल पे साइन को मेंटेन करते हुए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंटीग्रेटर। ये इंटीग्रेटर की खासियत होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपने सीख ली है ना। तो ये इस तरह से चीजों को अगर सोचोगे तो बहुत बेहतर। यहां पे भी देखो क्या था, लीनियर डिस्ट्रीब्यूटर ही था, इस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ प्लस बी। a इंटू एक्स की पावर n का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा? यहां पे अगर ध्यान से देखो तो ये यही हुआ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a एक्स की पावर n प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ b, यही तो हुआ। अब देखो ध्यान से, x की पावर n भी, अगर x एक रैंडम वेरिएबल है तो x की पावर n भी एक और रैंडम वेरिएबल है, तो इस x की पावर n को मैं एक रैंडम वेरिएबल y मान लेता हूं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a इंटू रैंडम वेरिएबल y, a इंटू a कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद सम रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट बाहर, बच गया रैंडम वेरिएबल अंदर। तो ये क्या लिखा हो, a इंटू एक रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है? a इंटू एक्स की रैंडम वेरिएबल क्या होती थी? a बाहर आ जाता था और जो रैंडम वेरिएबल है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना। तो यहाँ a इंटू एक्स की पावर n है, x की पावर n को मैं अगर y मान लूं तो a इंटू वाई का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा? a इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y हो जाएगा, और y है क्या? y x की पावर n है ना, प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट इज नथिंग बट कांस्टेंट। यही है कि नहीं? सिंपली तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करा दो, है ना। तो ये लीनियर ऑपरेटर और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा, इससे बहुत सारी चीजें आप प्रूव कर। तो आप वेरिएंस के फार्मूले रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग में बैठा हो, इंटीग्रेशन और जनरेट कर दो। कैसे मैपिंग कर रहे हैं, उस मैपिंग को मैंने आपके दिमाग में घुसाया, थोड़ा बहुत समझ गए होगे तो बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी, दिमाग में कर पाओगे। इसको कैसे करना है, इसको कैसे निकालना है, कैसे लीनियर ऑपरेटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी लीनियर ऑपरेटर की। ये मल्टी रैंडम वेरिएबल पे भी एकदम प्रूवन है, ये हमेशा होल्ड करेगी लीनियर। ये प्लस और माइनस साइन पे डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ई। जैसे मैं ई ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, दो रैंडम वेरिएबल y, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो गई? तो ये प्लस और माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, बस इसका काम ये है। तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रह गया, प्लस साइन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या अंदर 2xy, और कांस्टेंट जब आता है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, है ना। हमेशा a को बाहर निकाल दो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो रैंडम वाला पार्ट है उसको अंदर रहने दो। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2xy क्या होगा? 2 बाहर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xy मैं लिख सकता हूं, क्योंकि रैंडम पार्ट x इंटू वाई के साथ है, 2 के साथ नहीं है। तो जो रैंडम रहता है वो अंदर रह जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ये एक तरीका है ना, प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर, और इसको मैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी से प्रूफ करूंगा इस वाले चीज। तो ये लीनियर ऑपरेटर हमेशा है, ये प्लस माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये ऑपरेटर एज इट इज। सिंपल सी बात है ना। तो ये सारी चीजें अब ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, और ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल पे भी बड़े बेहतरीन क्वेश्चन है जो मैं कराऊंगा। उसमें क्वेश्चन बहुत कम आए हुए हैं,
लेकिन अच्छे क्वेश्चन वहां से बहुत अच्छे फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इस लेक्चर को मैं क्लोज कर रहा हूं। आप मीन और वेरिएंस की प्रॉपर्टी, और ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्यूचर पर्पस के लिए। इसमें जो मैंने आपको थिंकिंग बिल्ड कराई है ये बहुत काम आने वाला है आगे। मैं इसी तरह से मैपिंग को आपको बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई कर दूंगा, क्वेश्चन बहुत इजीली बनेंगे। तो बेस बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है बेटा। मैंने उस पर बहुत मेहनत करी अभी 9-10 घंटे। कुछ लोगों को उसमें थोड़ा बहुत बोरिंग लग सकता है, लेकिन जब बेस अच्छा बना लोगे ना तो आगे की चीजें बहुत ज्यादा सिंपल होने वाली हैं। क्वेश्चन मैं आपको बहुत सिंपल और क्वेश्चन बहुत सारे कराने वाला हूं। आपको लग रहा होगा थियरी सर ज्यादा पढ़ा रहे, क्योंकि ये थियरी जरूरी थी। अब आगे आपका न्यूमेरिकल ही डिस्कस होने वाला है। न्यूमेरिकल के थ्रू ही सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस होने वाली हैं, प्रूफ होने वाली हैं मैक्सिमम, ठीक है ना। और ये बेस रहेगा तो न्यूमेरिकल को मैं इन्हीं चीजों का बार बार आपको रिकॉल कराऊंगा और उनको एकदम से सिंपल बना दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। वेरिएंस और इसकी प्रॉपर्टी आप सीख लिए, सीखने की कोशिश करो। रट्टा तो मार लेना ठीक है, कैसे लॉजिकली लिख रहे हैं उसको रिलेट करो, और वो कहां से आया दिमाग में वो बैठाने की कोशिश करो थ्रू दिस इंटीग्रेशन फार्मूला। वो बैठ गया तो आप डायरेक्टली दिमाग में सोच के तुरंत फार्मूला जनरेट कर लोगे। मुझे किसी का भी दोगे मैं तुरंत लिख दूंगा फार्मूला, क्योंकि मुझे बैक ऑफ द माइंड पता है कि इसके करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन क्या आएगा। मुझे बस 5 सेकंड रिकॉल करना पड़ेगा, मैं सीधे फार्मूला लिख दूंगा बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आ रही है इंटीग्रेशन से। तो उस चीज को रिलेट करो, मैंने तो प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। और रिलेट करके उसको सिंप्लीफाई करके दिमाग में बैठाओ, बहुत सारी चीजें आपके सिंपल होने वाली हैं रैंडम वेरिएबल में ना। तो आप कहते हो ना बहुत फार्मूले रटने पड़ते हैं, ऐसे फार्मूले लॉजिकली हैं, वो कैसे आए हैं वो जान लो तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में गॉसियन रैंडम वेरिएबल के डिस्कशन के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।